अगले 5 साल मोदी जी को मिल गए तो अब अपने ही लोग उनके शिकंजे पे होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। अब ईडी और दूसरी जो है ना संस्थाएं, वो छापे अब बीजेपी वालों के डालेंगे। 5 साल और आ जाने दीजिए, जो मुट्ठी भर लोग जिन्होंने पार्टी को खराब कर रखा है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम ग्वालियर आए हुए हैं और ग्वालियर में इस समय हमारे साथ हैं ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने वाले, बनाने वाले और अपना करीब करीब 40 साल भारतीय जनता पार्टी को देने वाले राज चड्ढा जी। हम राज चड्ढा जी से समझेंगे कि कल और आज में क्या अंतर है। बिल्कुल चुनाव है, राज चड्ढा जी घर बैठे हुए हैं। ये भी पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जिस राज चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी की इतनी आवश्यकता होती थी और आज वो घर में बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चड्ढा साहब। चड्ढा साहब, मैं तो आपको जानता हूं, जब मैं बहुत छोटा था, मेरा बचपन ग्वालियर में ही बीता है। क्या कारण कि आज राज चड्ढा जी घर बैठे हुए हैं और चुनाव चरम पर है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका, आप आए हैं। अब इस बार अगर मैं घर बैठा हूं तो ईमानदारी से, अपनी मर्जी से बैठा हूं। हमारी प्रत्याशी माननीय माया सिंह जी ने बहुत आग्रह किया, माननीय ध्यानेंद्र सिंह जी का भी फोन आया, स्वयं भी आए। इसके अलावा नारायण सिंह जी की ओर से भी आग्रह था। लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं, मेरे को विरक्ति हो गई है राजनीति से, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं चाहता हूं बीजेपी जीते, मैं चाहता हूं बीजेपी की सरकार बने, लेकिन मेरा सक्रिय रहने की मनस्थिति है नहीं अभी। स्वास्थ्य तो आपका ठीक है और आप एक्टिव भी हैं, सामाजिक सरोकार में आपके देखता रहता हूं। राजनीति से विरक्ति हुई है या सामाजिक सरोकारों से भी? केवल राजनीति से विरक्ति, आज की राजनीति से विरक्ति हुई है। पूरी तरह सक्रिय हूं, पूरी तरह आनंदित हूं, जीवन पूरी मस्ती से जी रहा हूं और मुझे कोई अफसोस नहीं है राजनीति से विरक्त होने का। संतोष इस बात का है जरूर थोड़ा कि 6-7 साल पहले मुझे अकारण जिस प्रकार से पार्टी से निलंबित किया गया और वो निलंबन का पत्र आज तक नहीं मिला। 7 साल का कलंक स्वयं पार्टी ने धोआ और बिना मेरी क्षमा याचना के, बिना स्पष्टीकरण के, बिना मेरी मांग के उन्होंने पुनः मुझे वापस पार्टी में लिया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन जो काम करने का वक्त था मेरा, वो खराब कर दिया उन्होंने। राज चड्ढा जी, जो मैं आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव देखता हूं, आपका कलम है साची कहो, यही है ना, से साची कहो। आपका ये सच बोलना आपके लिए कहीं ऐसा नहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है? क्योंकि आप अपने ही भी नेताओं को धो देते हो कई बार। 100% आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसके लिए दोषी मैं ही हूं, मैं दूसरों को नहीं मानता। लेकिन मेरी प्रवृत्ति है, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। आज भी मैं जिनसे संघर्ष कर रहा हूं वो मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। मैं अपना जीवन जी लिया, किसी से डरता नहीं हूं और जो स्थिति होगी उसका सामना करूंगा, सत्य को सत्य कहूंगा। अब क्या आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे? 43 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हो रहा था, आप शुरुआत से ही जुड़े, हालांकि तो आप तो जनसंघ से जुड़े हैं। आपको क्या लगता है ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके सपने आपको दिखाए गए थे? मैं आपकी जानकारी थोड़ा संशोधित कर दूं, मुझे 60 वर्ष से अधिक हो गए भाजपा से, जनसंघ से जुड़े हुए। जब बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति थी तब मैं जनसंघ में था। केवल 4 पार्षद जब जनसंघ के होते थे ग्वालियर में, 60 वर्ष से ऊपर हो गए। सन 62 में तो माधव अपने मधुक जी की सभा मैंने संचालित की थी, सन 1962 में। तब से आप हिसाब लगा लीजिए कितना समय हुआ होगा। तो वो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए समय परिवर्तनशील है, उसको हम रोक कर नहीं रख सकते। अब कुछ लोग हैं जो समय के हिसाब से बदल जाते हैं, हम जड़ हैं, हम नहीं बदल सके। किसी ने पूछा था कि चड्ढा जी आप तो पहले भी पार्षद रहे, आप अब वरिष्ठ पार्षद हैं, दोनों में कुछ अंतर आपने देखा दोनों पार्षदों में? मैंने कहा हाँ, वो मीना कुमारी का जमाना था, ये राखी सावंत का जमाना है। तो अंतर तो स्वाभाविक है, अब तो कई राखी सावंत से भी आगे आ गई हैं। एक बात और है कि पिछली 2018 में आपको, मुझे जहां तक याद है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तरीय जो घोषणा पत्र बनाया था उस समिति में आपको रखा था। इस बार आपकी सेवाओं की कोई आवश्यकता पार्टी ने महसूस नहीं की प्रदेश स्तर पे? बिल्कुल नहीं, प्रदेश स्तर पर बिल्कुल किसी ने याद नहीं किया और मैं इस काबिल भी शायद नहीं रहा। यदि आपसे कहा जाए कि 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी और 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी, क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप स्पेसिफिक? हालांकि आप तो सोशल मीडिया पे खुल के लिखते भी हैं। देखिए, मैं 2014 से और पहले से ले जाना चाहता हूं। देश भर में जनसंघ की दृष्टि से और फिर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और मध्य प्रदेश में ग्वालियर सर्वोत्तम। राजमाता जी के आने के बाद तो हमारे पांव जमीन पर ही नहीं थे और गांव गांव, गली गली धूल फांकना
और उनके साथ काम करना, वो फिर ऐसी जनसंघ यहाँ कर दी थी कि अवैध गढ़ सातों की सातों सीटें हम जीतते थे विधानसभा की, और लोकसभा की 1,62,000 से जीते थे हम। और 57 साल तक नगर निगम ग्वालियर हमारे कब्जे में रही, मेरे होते हुए। पहली बार 22 पार्षद जीत कर आए थे जब 44 का सदन था, तब से लेकर 56-57 पार्षद हमारे 57 साल तक हमारी परिषद रही, और इस बार महापौर हमारा नहीं आया, तो इससे बड़ी क्या स्थिति हो सकती है ग्लानि की। और जितने लोग सक्रिय थे, जितने लोग मेरी नज़र में, मैं तो गारंटी से तो नहीं कह सकता, मैं इंसान हूं, गलत में आकलन हो सकता है, जो ईमानदार थे, जो संघर्षशील थे, जो पार्टी को अपनी मां समझते थे, वो सब धीरे 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 करके रास्ते से आउट कर दिए गए, जैसे यही बाधा हैं उनके मार्ग की। लेकिन ईश्वर का न्याय है, क्या कहें, यह पूर्व जन्म का फल होगा कि वे बढ़ते चले गए और ईमानदार लोग घरों में बैठते चले गए। चड्ढा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आपको विरक्ति भी हो गई है, लेकिन पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता जब भाजपा छोड़ता है तो आपको बुरा भी लगता है कि भाजपा नहीं छोड़नी किसी भी कीमत पर, तो आप भाजपा भी नहीं छोड़ना चाहते और पार्टी से विरक्ति भी हो गई है, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है क्या? मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है, इसको सुधारने का कोई रास्ता? नहीं, सुधारने का रास्ता तो है। देखिए, धीरे धीरे सत्ता जो है वो केंद्रित होती चली जा रही है, तो जो ऊपर बैठे हैं वही सुधार सकते हैं। वो शायद हमारे प्रदेश के महारथियों को विधानसभा चुनाव में लड़ाना भी सुधारने की एक प्रक्रिया हो सकता है कि भाई तुम पीएचडी बने फिरते हो, 10वीं की परीक्षा फिर से दो, तो पता लगेगा कि जमीन पर कितने खड़े हो आप। इसमें कुछ निश्चित रूप से पास होंगे, लेकिन कुछ फेल भी होंगे। अभी कोई फेल हो रहा है क्या ग्वालियर चंबल संभाग में? नो कमेंट, नो कमेंट। नहीं। ग्वालियर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो उसके बगैर मेरा इंटरव्यू पूरा नहीं हो सकता। आपने राजमाता जी के साथ काम किया है, अब राजमाता जी के जो पोते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर चंबल संभाग में एक तरह से एक छत्र नेता भी कह सकते हैं, सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आ गए हैं। कितना भारतीय जनता पार्टी का उनके आने से फायदा हो रहा है या उनके आने से नुकसान हो रहा है? देखिए जी, सिंधिया जी निश्चित रूप से अपने को बदलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से संपर्क करने का प्रयास भी किया। हालांकि मुझे छोड़कर, मैं उस लायक भी नहीं था शायद, लेकिन वो ईमानदारी से अपने आप को भाजपा में करने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से दल बदल हुआ और जिस प्रकार से जिनके विरुद्ध हम हमेशा लड़ते रहे, वे आकर हमारे सिर पर बैठ गए, वे विधायक भी बन गए और हारने पर निगम अध्यक्ष भी बन गए, और जो 50 साल से काम कर रहे हैं वो घरों में बिठा दिए गए। तो ये स्वाभाविक नहीं लगा मेरे कार्यकर्ता को। ठीक है, महाराज आए हैं, स्वागत है। तो जब महाराज आए थे तो 15 दिन बाद ही श्री मुन्नालाल गोयल जी ने मेरे से संपर्क किया था, और उन्होंने पूछा, भाई साहब आप बताइए अब क्या भविष्य है हमारा? मैंने कहा, भाजपा में आने के बाद निसंदेह ज्योतिरादित्य जी का भविष्य तो उज्जवल है, पर आप लोगों का भविष्य खतरे में। क्यों? मैंने अब आप इससे अंदाजा लगाते रहिए, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा अनुभव ये बोलता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो तो बने रहेंगे केंद्र में या प्रदेश में अच्छी स्थिति में, लेकिन आप लोग इसी मौसम के हो, इसके बाद आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा। चड्ढा साहब, भारतीय जनता पार्टी में एक बात की बहुत चर्चा होती है, वो है परिवारवाद। कहते हैं कांग्रेस का तो परिवारवाद हावी है कांग्रेस में। अब भारतीय जनता पार्टी में आपको लगता है कि परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है यहाँ? क्योंकि हम यहाँ भी देख रहे हैं कि हम ही नेताओं के पुत्र टिकट तो मांग ही रहे हैं। बहुत अंतर आया है निश्चित रूप से। जब से मोदी जी आए ना, उन्होंने धीरे 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 ये परिवारवाद समाप्त करने की भरपूर चेष्टा की है और उसमें सफलता भी पाई है। अन्यथा आज जो है वो देवेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे होते, लेकिन वो जो एक ही रहेगा परिवार में, तय कर लीजिए पिता रहेगा या पुत्र रहेगा, तो उसमें ये संभावनाएं जो है क्षीण हुई हैं। और भी करने की आवश्यकता है, लेकिन परिवारवाद तो कांग्रेस में है जहां एक परिवार की सब गुलामी करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई कहीं भी पहुंच सकता है। चलिए, एक चीज है कि आपने तो स्वयं मना कर दिया, मेरी विरक्ति हो गई, मैं एक्टिव नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें घर बिठा दिया। मैं कृष्ण मुरारी मोघे जी की बात करूं, मैं मेघराज जी जैन की बात करूं, रघुनंदन जी शर्मा की बात करूं, प्रभा झा जी, उमा भारती जी, सेजवार जी, कैलाश चावला जी, एक लंबी लिस्ट है, हेमंत कोठारी जी। तो ये तमाम सारे नेताओं को एक प्लानिंग के तहत घर बिठाया गया है। इससे पार्टी का क्या फायदा हो रहा है? ये तो बिठाने वाले ही बता पाएंगे क्या फायदा हो रहा है। हम लोग तो कुछ नहीं चाहते थे। मुझे नहीं पता कि कृष्ण मुरारी मोघे जी या दूसरे जो
वरिष्ठ लोग हैं उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल हो जो पार्टी से ऊपर हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मेरी नहीं है तो उनकी भी नहीं है। हम लोगों की सेवाएं ले सकती थी पार्टी, लेकिन हम लोगों से खतरा अनुभव किया जा रहा। इसी कारण घर बिठाया गया, एक एक करके ये जो नाम श्रद्धेय नाम आपने लिए ना, ये घर बैठ गए। वो तो अच्छा हुआ कैलाश जोशी जी समय पर चले गए, नहीं तो वो भी आज घर ही बैठे होते। उनका बेटा तो पार्टी से चले गया। पार्टी से चला गया। हालांकि मैं दिखे पार्टी से जाने पर सहमत नहीं हूं। आप देखते हैं कि मैं अपने नेताओं को बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं, लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़ता है ना तो मुझे लगता है वो विश्वासघात कर रहा है। हम विचार से जुड़े हैं ना, विचार से जुड़े हैं सारी उम्र। लेकिन जब विचार ही खत्म हो गए तो आप जुड़े किससे हैं? नहीं, खत्म नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया, कमजोर हो गया, उसे फिर से मजबूत करेंगे। खत्म नहीं हो गया, कांग्रेस में चले जाएं, यानी जहां कोई मतलब ही नहीं है, जिन्होंने कुकर्म ज्ञान। आप ये बताइए, अब अंतर क्या है बीजेपी और कांग्रेस में? अंतर क्या बचा है? साहब, मोदी जी के आने के बाद कि इंडिया पहली बार भारत हुआ है। हम तो अंग्रेजी होते चले गए जवाहरलाल जी की कृपा से, लेकिन क्या भारतीय संस्कृति है, क्या हमारा पुरातत्व है, क्या हमारे मंदिर मस्जिद हैं, मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, गुरुद्वारे हैं, क्या हमारे सिख पंथ है, इनकी गरिमा जो आज है वो आपने देखी थी कभी पहले? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के रूप में पहचाना जाए दुनिया में, आज सारे विश्व में जो स्थान भारत का है वो मोदी के कारण है ना, इससे पहले तो नहीं था। हम केवल विरोध पत्र भेजते थे, कोई भी यहां पर आतंकवादी घटना होती थी तो विरोध पत्र, अब हम एयर स्ट्राइक करते हैं। ये फर्क है, बुनियादी फर्क है। एक और अभी आपने कहा कि मैंने जो एक नेताओं के नाम गिनाए थे कि इन सबको घर बैठा दिया, उसमें एक प्रभात जी का भी नाम आप शामिल कर सकते हैं। आपका कहना है कि ये लोग खतरा महसूस करते हैं। वो कौन लोग हैं जिन्हें इन पूरे नेताओं से खतरा है? वो लोग ही अब चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें खतरा है ना, वही अब विधानसभा का चुनाव पीएचडी के बाद 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। वही दे रहे हैं कि तुमने सबको घर बैठाया है, तुम्हारे नीचे कितनी जमीन है जरा ये देखें। ये मैं बहुत सूझबूझ वाला निर्णय मानता हूं केंद्र का, और इसका स्वागत करता हूं कि एक बार फिर से अपना कद नापने का अवसर उन्होंने दिया है। अभिनंदन मोदी जी का। और 8 नेता हैं जिनमें 7 सांसद हैं और 1 राष्ट्रीय महासचिव है। क्या लगता है कि क्या परिणाम होंगे इन लोगों के लिए? कौन नेता है जो जमीन पे है और कौन हवा में है? ये तो जनता तय करेगी, मैं तय नहीं कर सकता, और मैं वैसे भी इतना सक्रिय हूं नहीं, तो ये तो जनता तय कर देगी जो भी है। लेकिन इनमें प्रहलाद पटेल जी की और कैलाश विजयवर्गीय के प्रति मेरी श्रद्धा है कि ये लोग फिर भी अन्य से अलग हैं। स्वागत इनका। राजेंद्र जी, आप ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तमाम सारी कार्यक्रमों का मैंने देखा, अटल जी के कार्यक्रम का भी संचालन कई बार आपने किया है, साहित्यिक गतिविधियां भी आपने देखी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग को भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश में एक प्रयोगशाला माना जाता था कि ये जो भी प्रयोग करना है पहले ग्वालियर करेंगे, सक्सेस होगा तो हम आगे करेंगे। ये पूरे देश भर की प्रयोगशाला है ये ग्वालियर, जहां हम बैठे हैं और जहां आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, पार्टी का मैन रहे हैं। आज पिछला हमने चुनाव देखा 2018 का, भारतीय जनता पार्टी केवल 34 में से 7 सीटों पर सिमट गई थी। अभी सिंधिया जी के आने के बाद भी स्थितियों में कोई चेंज नहीं है। आज भी लगभग वही परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं। इसका क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी के आने के बाद भी मजबूत नहीं हुई, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में जो राजमाता जी का गढ़ है, जहां सिंधिया परिवार अब पूरी तरह से आपके साथ है, इतना कमजोर क्यों? देखिए, सब बड़ा उलझन भरा सवाल है। मैं एक शेर के माध्यम से इसका जवाब देना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। ये उनके कारण कमजोर हुई कि दामन पे कोई छींट, न खंजर पर कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे। तो जिन्होंने कत्ल किया है ना संगठन का, ये उनके कारण ये स्थिति बनी है। हमारे जैसा ग्वालियर जैसा कौन था संगठन में, किस तरह बावले होकर लगे रहते थे। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरी बुआ जी थी, वो तो अब रही नहीं। वो जब मैं दीवाना था पार्टी के लिए, तो मेरे से उन्होंने एक दिन बोला, क्या राज तुम पार्टी के लिए इतना समय देते हो, इतना भगवान के लिए दो तो बेड़ा पार हो जाए। तो मैंने, बुआ जी मैं इसे भगवान का काम समझकर ही करता हूं, ये मेरी पूजा है, और ये अंतरात्मा से कहा था। तो अब अगर आप जो दिल से श्रद्धा रखता हो उसको अगर आप लात मारोगे और फिर आप आशीर्वाद की आशा करोगे, तो ईश्वर के यहां भी इंसाफ है यार, ऐसा थोड़ी है। चलो जी, एक आखिरी प्रश्न, क्या आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी बदलेगी? जो सपने देखे थे वो पूरे होंगे? निश्चित होंगे। देखिए, उसका कोई तरीका भी तो हो। अभी आपको पूरे अंधकार में प्रकाश की कोई किरण भी तो दिखे। मैं आपको बताऊं, ये ना कि जो बहुत कुछ करने को है,
इतना खराब कांग्रेस कर चुकी है कि वो 8-10 साल में ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन जितना ठीक किया गया है वो हमको आशा बंधाता है कि हम सही दिशा में हैं, और एक बार 5 साल और मोदी जी को मिल गए ना तो वो अपनों को भी ठिकाने लगा देंगे जो अभी विरोधियों को ठिकाने में लगाने में लगे हैं। उनकी नज़र में सब है, और वो खुद जो आदमी ईमानदार होता है ना वो किसी की बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईमानदार आदमी अपने सगे भाई की बेईमानी नहीं। कांग्रेस तो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, कांग्रेस का भ्रष्टाचार या विरोधियों का भ्रष्टाचार दिखता है। अभी तक जितने भी छापे डाले गए हैं वो सब विरोधियों का डाले गए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इतने ईमानदार हैं कि कोई बेईमान दिखता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। और उसको अगर मैं जानता हूं तो उसको मोदी और शाह भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो नया प्रयोग है ना उसी दिशा में एक कदम है। और कहना है कि यदि अगले 5 साल मोदी जी को मिल गए तो अब अपने ही लोग उनके शिकंजे पे होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। अब ईडी और दूसरी जो है ना संस्थाएं वो छापे अब बीजेपी वालों के डालेंगे। 5 साल और आ जाने दीजिए, जो मुट्ठी भर लोग जिन्होंने पार्टी को खराब कर रखा है। यदि आपकी बात सच है तो फिर कांग्रेसी सारे वोट ही मोदी जी को देंगे, क्योंकि कांग्रेसी चाहते हैं कि बीजेपी वालों का भी पैसा निकले। नहीं, हाँ देंगे, नहीं देंगे तो गलती करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी वालों का पैसा निकले तो उन्होंने बीजेपी को जिताना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना राज चड्ढा जी भारतीय जनता पार्टी के 61 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। जब जनसंघ थी, भारतीय जनता पार्टी को बनाया गढ़ा, ये 3 पार्टियों में रह चुके हैं। जनसंघ के प्राथमिक सदस्य थे, फिर जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी में रहे, और तमाम सारे ग्वालियर में एक लंबा इतिहास इन्होंने ग्वालियर को, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते और गढ़ते हुए देखा है। पर आज बहुत बड़ी बात राज चड्ढा जी ने कहा है कि बेशक उन्हें व्यक्तिगत तौर पर राजनीति से विरक्ति हो गई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगली बार यदि नरेंद्र मोदी जी पीएम बने तो अब जो छापे पड़ेंगे ईडी और सीबीआई के, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के यहाँ पड़ेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को आप यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें, और यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बार बार निवेदन करता हूं कि इसके सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।